आपको मैक्सिमम कोई पैसा अगर कोई ग्रह दे सकते वो मारक ग्रह देते हैं। Really? क्योंकि वो पैसा देंगे और फिर वो आपकी हालत बिगाड़ेंगे, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका खान पान, कंफर्ट ऑफ लाइफ वो इतना बढ़ जाएगा कि वो आपको मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। मारक ग्रह की माइंडसेट कई कुंडलियों में द्वितीय, सेकंड हाउस, सेवंथ लॉर्ड, इनकी दशाएं चली तो उन्होंने दबा के पैसा दिया और इंसान को लगता है मेरी बहुत अच्छी दशा है। हाँ। लेकिन वो मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। जब भी आपकी कोई ऐसी दशा चली जहां पर ग्रह प्रथम भाव में, पहले भाव में, पहली लगन कुंडली में, लगन में, या सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, या 12वें घर में, वो जो मैंने आपको एक कौन बताया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 12th हाउस, एक अलग कैटेगरी, ये दशा आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये वो ऐसी दशा है जिसका लर्निंग कर्व बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगा। फिर तो ये काफ़ी बोरिंग सी स्क्रिप्ट हो गई कि एक दशा और एक प्लैनेट हमसे कुछ करवा रही है, स्क्रिप्टेड है हमारी कुंडली। क्या भगवान ये नहीं देखना चाहता कि ये सोल अपनी फ्री विल से क्या करेगी? क्या फ्री विल का कोई रोल नहीं है फिर? मेष, कर्क, तुला और मकर, 1, 4, 7 and 10 राशियां, यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आपको फ्री विल देगी, क्योंकि आपके प्रारब्ध के जो कर्म थे ना वो दृढ़ नहीं थे। आपने कुछ कर्म किया लेकिन इतना बड़ा कर्म नहीं कर दिया कि किसी को जीवन में उसको रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। देखिए, हमारा जीवन दशाओं का खेल है। दशा क्या है? वो समय जब एक प्लैनेट आपको किए हुए प्रॉमिसेस को पूरे करने आता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। आज का जो पॉडकास्ट है, हमने एक बहुत यूनिक टॉपिक चूज़ किया है कि किस प्रकार आपको ये पता लगेगा कि जो भी आपकी दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा के बेसिस पे, आपकी कुंडली में मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है, वो प्लैनेट आपको क्या देकर जाएगा, क्या आपकी दशा अच्छी होगी, बुरी होगी, चैलेंजिंग होगी, बहुत कुछ देगी। आज के पॉडकास्ट में आपको डेफिनेटली पता लगेगा। देखिए, बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन में एक ऐसे प्लैनेट की दशा आई, एक ऐसी दशा आई कि मेरा जीवन फर्श से अर्श तक चला गया। आज हम जानेंगे कि आप कैसे फर्श से अर्श की यात्रा तय कर सकते हैं, अपनी दशा को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ही। पर ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और हम ये बताएंगे कि वो दशा आपके लिए क्या लेकर आने वाली है, कि आपको नेम फेम मिलेगा, कि आपकी शादी होगी, और भी लाइफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में दशा लेकर आती है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज के गेस्ट से मैं आपको मिलवाती हूँ। उनके प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि उनका ज्योतिष को समझाने का तरीका बहुत ही स्पिरिचुअल और मिस्टिकल है, बहुत ही रिलेटेबल है। एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स पर्सनली, आई वुड लाइक टू वेलकम नवनीत चितकारा सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली जी, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने बात की, आज हम दशाओं के खेल को समझने वाले हैं। और पराशरी ज्योतिष को जो लोग फॉलो करते हैं, विंशोत्तरी दशा की इम्पोर्टेंस उन्हें पता है कि एक प्लैनेट की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दशा आती है, और जिस भी भाव में वो प्लैनेट बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, उस प्रकार वो दशा आपको अफेक्ट करेगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी, चैलेंजिंग रिजल्ट्स देगी। तो आज हम ये भी साथ ही साथ जानेंगे कि जो आपकी करंट दशा चल रही है, उसके अनुसार मेरे व्यूअर्स ये कैसे जान सकते हैं कि उनके लिए इस समय में सबसे बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है। बट इससे पहले कि हम उस पर मूव करें, अगर मैं लेमन टर्म्स में पूछूं, किसी को ज़्यादा ज्योतिष नहीं पता पर ये पता है कि हाँ मेरी ये दशा चल रही है, वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये दशा उसके लिए अच्छी होगी या बुरी होगी? जी, बहुत एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपने एक बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा है। और एक गुरु का, एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को इजीली अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को समझा सके। बिल्कुल, आई एग्री सर। दशा एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक हर रोज़ पढ़ा सकते हैं। ये इतना इलेबोरेटेड एक टॉपिक है। और एक जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट
जहाँ से हमें चीज़ों का पता लगता है, वो दशा ही है। अब दशा का जो वर्ड है, द मीनिंग ऑफ दशा इज़ कि आपका प्रेजेंट सर्कमस्टांस, राइट। अभी आप एक 5 स्टार में हैं, आप अभी घर जाने वाले हैं, या फिर वहाँ से आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रास्ते में मिलने वाली है, या आप अस्पताल जाने वाले हैं, या बैंकरप्ट होने वाले हैं, या जैसे आपने यूज़ किया कि आप फर्श से अर्श पे पहुँच जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपका प्रेजेंट सर्कमस्टांस और कल क्या होने वाला है, वहाँ से हमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं जी। दशा मीन्स कंडीशन, या अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब दशा का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश काल पात्र बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। देश काल पात्र का मतलब है कि आप जिस जातक की दशा देख रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसका प्रेजेंट सर्कमस्टांस, वो ग्रह उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 5 साल के बच्चे की एक कुंडली आ जाए और उसका दशा एनालिसिस करना हो हमें, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि उसका लर्निंग कर्व कैसा है जीवन का, कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट बनेगा, उसकी एजुकेशन के सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे, उसकी सेहत कैसी होगी, वो एज ए इंडिविजुअल कैसे डेवलप करेगा, वो अपने माँ बाप पे कैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है, परिवार पे कैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा आने 4-5-6 सालों के अंदर। लेकिन हम उसकी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि वो 5 साल के बच्चे की कुंडली है। इसी तरह से अगर कोई 80 साल का आ जाए आपके पास, तो उसके लिए भी वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज। इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कोई बोलेगा कि मेरी शादी हो सकती है या मुझे कोई कंपेनियन मिल सकता है इस एज के अंदर। बट प्रायोरिटी क्या होगी? हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी। यही कोई 40 साल में हमारे पास आए तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होने चाहिए, वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, पीक पे हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे? कैन दे मेक इट लार्ज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वर्क, नौकरी और फिर सेहत। एंड उनके क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे बच्चों की सेटलमेंट कैसी है, बच्चे कैसे देख रहे हैं आप मेरी कुंडली से। यही अगर 22-25 साल का हो जाए तो वो आपसे पूछेगा मेरी शादी, मेरी लव लाइफ, या मेरा जो करियर है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मैं कौन सा करियर चूज करूं। बिल्कुल, बहुत ही सिचुएशनल होता है, सिचुएशनल होता है। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि कोई भी जो दशा जीवन में आती है उसके कोई एक तरह के फिक्स्ड रिजल्ट्स नहीं होते हैं। लगन के अनुसार सबसे पहले तो ग्रह को देखा जाता है कि वो जो ग्रह है वो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। जी। योग कारक है, मारक है, आपके लगन का मित्र है, अकारक है, किस तरह का ग्रह जो है वो कुंडली में बैठा और किस पोजीशन पे बैठा है। ग्रह जिस भी घर में बैठा होगा 100% उस ग्रह को एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और जहाँ पर उसकी दृष्टि होगी और जहाँ पर कई ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि होगी, तो इन सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं पर एक्टिवेट कर देती है वो दशा। फॉर एग्जाम्पल जैसे केतु की दशा आती है तो इमीडिएटली आइसोलेशन को एक्टिवेट कर देती है, चाहे केतु कैसा भी बैठा हो, कहीं ना कहीं पर आपको एक आइसोलेशन का रिजल्ट उस भाव से राइट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर शनि की दशा आती है तो वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देगी, आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आपसे हार्ड वर्क करवाएगी। जुपिटर की दशा आई, सडनली आप स्पिरिचुअल हो गए, आप मंत्रों के बारे में जानने लगे। चाहे आपका बृहस्पति योग कारक है, मारक है, लेकिन आपके जीवन की जो ड्राइव है, जो आपके जीवन की फ्लाइट है, उसका पायलट अब बृहस्पति है, उसका पायलट अब शनि है, उसका पायलट अब केतु है। तो वो फ्लेवर आपके जीवन में आना ही है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अब केतु की दशा अगर आपकी 25 साल की आयु में आ गई और 32 साल तक रही तो आपको प्राइम पीरियड में आइसोलेशन, फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट, वहाँ पर आपको आइसोलेशन मिली। ऑल्दो आप कहेंगे कि दशा अच्छी थी, काम चल रहा था, पर सर मैं बहुत आइसोलेटेड था, मुझे अपने पिता को खोना पड़ा या मेरी माँ को खोना पड़ा, कुछ इस तरह से आइसोलेशंस मेरे जीवन के अंदर आई। यही दशा अगर आपकी राहु की आ जाए, और राहु जो है वो एकदम से चीज़ों को ब्लास्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है,
हाईएस्ट Sudden लेवल पे ले expansion. जाता है। लेकिन बात यह है कि किस चीज़ों को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब एक प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स के लिए, बहुत आसान प्रिंसिपल है। जी। ये प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, डिब्लीरेटेड है, इन सब की इनपुट्स तो हमने लेनी ही होती हैं। एग्जॉल्टेड है तो वो बहुत प्योर है, एथिकल जीवन देगा। डिब्लीरेटेड है तो थोड़ा अनएथिकल कर देगा आपको लाइफ के अंदर। या डिब्लीरेटेड प्लैनेट जो नीच का ग्रह है या उच्च का ग्रह है, ये दोनों राजयोग देते हैं। उच्च का ग्रह आपको बहुत एथिकल धर्म के साथ आगे लेके जाएगा, नीच का ग्रह आपको आगे लेके जाएगा अनएथिक्स के साथ, जैसे बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये करना है, राइट। दोनों राजयोग देंगे लेकिन उनका तरीका अलग होगा, उस पाथ पे चलने का तरीका अलग होगा। अब बात करें दशा की, तो उच्च है, नीच है, स्वराशि है, योग कारक है, मारक है, ये सब चीज़ें हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। लेकिन एक इंसान जो बेसिक ज्योतिष सीख रहा है, जिसको पता है कि मेरे तीसरे घर की दशा चल रही है, या मेरे 5वें घर की दशा चल रही है, या मेरे 8वें घर की दशा चल रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, एग्जैक्टली उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत लॉजिकली, बहुत डिटेल में मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, हमारी कुंडली में जो अंदर के 4 घर हैं, प्रथम भाव, चौथा 4th हाउस, सप्तम भाव और दशम भाव, ये कुंडली के पिलर्स हैं। इनको हम कलयुग के पिलर्स भी बोल सकते हैं। और ये मूलाधार चक्र है हमारा। ओके। इस पर्टिकुलर युग में 99% लोग मूलाधार में ही बैठे हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़े, नहीं इवॉल्व नहीं हो पा रहे। Agreed. मूलाधार क्या है? उसके 4 पेटल्स हैं मूलाधार के, राइट। सबसे पहला मैं, लगन। फिर नंबर 4 मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार। सप्तम भाव पे मेरी मैरिज, मेरी पार्टनरशिप्स, मेरी डेली इनकम, ये सप्तम भाव है। और फिर दशम भाव मेरा वर्क, मेरा काम। आप जब भी आपके पास हॉरोस्कोप आएगा ना, या कुंडली देखने के लिए आएंगे, तो आपके 99% सवाल यही होंगे। मेरा क्या होगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरी शादी, मेरी डेली इनकम, मेरी पार्टनरशिप और मेरा काम। क्योंकि सर यही कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चंस है लाइफ के जो लोग ज्योतिष से जिनका आंसर चाहते हैं। ये मूलाधार है। हाँ। जब आप इसके ऊपर इवॉल्व कर जाते हैं तो फिर आपकी जो लाइफ है वो आगे के आगे एक बहुत एग्जॉल्टेड एवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। लेकिन आपको पता है, ये जो 4 मूलाधार के पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, जैसे एक गुलाब के फूल की 4 पत्तियां आप लगा लीजिए। पहली जो उसकी पत्ती है वो लगन, फिर चौथा घर, सप्तम और दशम भाव। आप इन पत्तियों को या इन भावों के बिल्कुल एडजेसेंट 2 घर उठा लीजिए। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे लगन के आसपास वाले एडजेसेंट हाउसेस कौन से हैं? दूसरा भाव और 12वां भाव। इस दूसरे और 12वें भाव के ऊपर लगन का, पहले घर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि वो आपके पड़ोसी है ना। बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर आप अपने घर पे राम नाम का जाप कर रहे हैं, माइक लगा है, स्पीकर लगा है, तो वो साथ वाले 2 घरों में तो आवाज जा ही रही है। ट्रू। और वो बहुत क्लोजली जा रही है। या बंद कमरे में भी रात को टीवी ऊंचा चलाएंगे ना, तो साथ वालों के घर में वो टीवी का आवाज जाएगा। तो ये 2 घर। इसी प्रकार चौथे घर के जो पड़ोसी हैं वो तीसरा घर और 5वां घर है, राइट। एक घर पीछे, एक घर आगे। 7वें घर में छठा और 8वां, और इसी प्रकार दशम भाव में 9वां एंड 11th हाउस। अब एक कॉपी पे आप इन कॉम्बिनेशंस को लिख लीजिए। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बना? पहला भाव, दूसरा और 12वां, ये एक कैटेगरी। उसके बाद आपका बना चौथा, तीसरा और 5वां, एक कैटेगरी। फिर आपका बना छठा, 7वां और 8वां,
एक कैटेगरी 9वां, 10वां और 11th। जब भी मारक है, योग कारक है, यह एक अच्छा ग्रह है, बली ग्रह है कुंडली के अंदर, और वो आपका साथ देने वाला ग्रह है। उसको कैसे ढूंढते हैं कि आपके लग्नेश का मित्र है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है, लर्निंग रिक्वायरमेंट है या पैसा। आप बिलीव करेंगे कि आपको मैक्सिमम कोई पैसा अगर कोई ग्रह दे सकते वो मारक ग्रह देते हैं। रियली? क्योंकि वो पैसा देंगे और फिर वो आपकी हालत बिगाड़ेंगे, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका खान पान, कंफर्ट ऑफ लाइफ वो इतना बढ़ जाएगा कि वो आपको मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। मारक ग्रह की माइंडसेट कई कुंडलियों में द्वितीय, सेकंड हाउस, 7th लॉर्ड, इनकी दशाएं चली तो उन्होंने दबा के पैसा दिया और इंसान को लगता है मेरी बहुत अच्छी दशा है। हाँ। लेकिन वो मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। और 9th हाउस, पंचम भाव में बैठे ग्रह, पंचमेश जो पंचम में ही बैठे हैं या पंचमेश नवम में बैठे हैं या केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, उनकी दशा में हमारे पास कंप्लीट आ रही नवनीत सर, पैसा ही नहीं आ रहा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो दशाएं उनको कुछ और देना चाहती हैं और उनकी टाइम की रिक्वायरमेंट कुछ और है। दे वांट मनी। ये आपको दान, दया, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, आचरण देना चाहती हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट पैसे की है। True. तो फिर आप कहेंगे अरे गुरुदेव, जुपिटर से पहले तो हमारी बृहस्पति से पहले तो राहु की महादशा थी और वो बहुत कुछ दे रही थी। Exactly. और राहु मेरा पंचमेश है, नवम भाव में बैठा और कुछ भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा देश काल पात्र की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज बृहस्पति से राहु की है और वो राहु की रिक्वायरमेंट कभी बृहस्पति फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उनकी जो देने की शक्ति है कुछ और है। बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा हमें। और वो आपको मन की शांति देना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, चाहे उस 50,000 में आपको प्रॉस्पेरिटी दें। आपको राहु 5 लाख दे रहा था लेकिन कोई शांति नहीं थी, अशांति थी, लेकिन वो 5 लाख बहुत अच्छा लग रहा था। ये 50,000 जो है, जो शांति से आपको बिठाएगा, आपको दिन में सिर्फ 5-6 घंटे काम कराएगा, 6 घंटे फ्री रखेगा, नाम जपने के लिए, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए समय देगा, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा और आप कहते हैं हमारी दशा खराब है, क्योंकि आपने उसका लॉजिक ही नहीं समझा ग्रह का कि वो आपका एक अच्छा वक्त है। राइट? अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको 5 लाख रुपए महीना दिया जाएगा, साथ में कैंसर होगा, एक्सीडेंट होगा, औलाद आपको छोड़ जाएगी, आपको मृत्यु तुल्य दुख मिलेंगे, तो आज कलयुग में कई लोग ऐसे हैं जो वो 5 लाख रुपए दिन का लेना एक्सेप्ट करेंगे, रेदर देन कि आपको महीने का 50,000 मिले और आप सब कुछ आपके आसपास नॉर्मली स्लोली चल रहा हो। तो हमने जो कैटेगरीज बनाई, लगन इंटेलिजेंस का कारक है, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, वो सब लगन, लर्निंग फ्रॉम द डे 1। जब आप पैदा होते हैं तो आप हर घंटा कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपकी माँ सिखाती दूध पीना, यू आर पॉटी ट्रेंड, आप बेड पे ही होते हैं, बिल्कुल माँ पे निर्भर होते हैं। तो माँ जैसे जैसे बड़े होंगे आपको सिखाएगी बेटा इधर वॉशरूम है, यहाँ जाते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे मुंह साफ करते हैं, ऐसे कॉलेज में जाते हैं, ऐसे स्कूल में जाते हैं। लगन लर्निंग एबिलिटी देता है। आपके अगर लगन में मेलेफिक ग्रह हो या लग्नेश पीड़ित हो तो ऐसे लोगों की लर्निंग एबिलिटी स्लो होती है। जब भी आपकी कोई ऐसी दशा चली जहां पर ग्रह प्रथम भाव में, पहले भाव में, पहली लगन कुंडली में, लगन में या सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में या 12वें घर में, वो जो मैंने आपको एक कौन बताया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 12th हाउस, एक अलग कैटेगरी, ये दशा आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये वो ऐसी दशा है जिसका लर्निंग कर्व बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगा, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि इन दशाओं को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बस सिखाने आती है। ये नेम फेम आपको सिखाना और आपकी लर्निंग कर्व को हाईएस्ट वे से ले जाना। अब लर्निंग के भी 2 तरीके हैं, एक तो है हार्ड वे ऑफ लर्निंग और एक है इजी वे ऑफ लर्निंग। अगर वही ग्रह आपकी कुंडली में एक कारक ग्रह है, आपके लगन का मित्र है, राइट, या केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, और ये सेकंड, फर्स्ट या
12वें भाव में बैठ गया तो आपकी लर्निंग कर्व इजी होगी, राइट। लेकिन अगर ये अकारक है, लग्नेश का मित्र नहीं है और इन भावों में बैठ गया तो आपकी लर्निंग कर्व डिफिकल्ट होगी, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट ये दशा अगर आपको बोलो कि आपको सुपर रिच बना देगी, आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं इतना पैसा कमा जाऊंगा कि मैं दुनिया बदल दूंगा, आप हो सकता है अगली दशा में पैसा कमा जाएं, लेकिन ये दशा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। जो आप इतने सालों से एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि मैं सीखूं भी और हर रोज सीखूं, अपने आप को डेवलप करूं, काम करूं, वो सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस की दशा लेकर आएगी। इट इज अ प्योर लर्निंग ब्लिस, क्योंकि मूलाधार चक्र का मैं वाला जो एक पेटल है वो एक्टिवेटेड है, जो आपको सिखा के जा रहा है इन अ हार्डर वे और इन अ इजी वे। वो आपका ओवरऑल टोटलिटी पे डिपेंड करता है कि वो ग्रह क्या है। अब शनि है, शनि के लिए लगन मरण कारक स्थान है, लेकिन शनि के लिए 12वां भाव फिर भी रिस्पेक्टफुल भाव है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं शनि अगर द्वितीय भाव में आया तो उसके ड्यूल मीनिंग है, राइट, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें। तो ये आपको देखना है कि प्लैनेट ग्रह आपकी कुंडली में वो एक मारक है, योग कारक है, अकारक है, कारक है, किस प्रकार का ग्रह है आपके लिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव एक लर्निंग कर्व है, क्योंकि ये लगन के आसपास के भाव हैं। इसी प्रकार अगर आप की कुंडली में एक ऐसी महादशा चल रही है जो तीसरे, चौथे और 5वें घर में ग्रह बैठा हुआ है, अब ये प्रिंसिपल्स आप अंतरदशा पे भी अप्लाई करेंगे। हाँ, जैसा हमने कहा कि सिर्फ महादशा नहीं, अंतरदशा पे भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए महादशा जो है वो प्रथम भाव की है और अंतरदशा चौथे घर की आ गई, राइट, ऐसा भी होगा। लेकिन हम प्रिंसिपल को सीखने की कोशिश करते हैं, डिक्टिम को सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां, इन भावों की दशाओं को मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। जैसे जब आप घर पे होते हैं तो आप बहुत सिक्योर फील करते हैं, राइट। आप सड़क पे या ऑफिस में हो सकता है आप इतना सिक्योर ना फील करें। जब भी आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह की दशा चलेगी या चौथे घर में या 5वें में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा जरूर होगा जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। चाहे आप इंश्योरेंस ही करवा लें, चाहे आपका घर बन जाए, चाहे आपकी गाड़ी बन जाए, आपका कोई फिक्स्ड एसेट बन जाए, या आपके बच्चे जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, आपके बच्चों को कोई ऑफर लेटर मिल जाए। 5th हाउस है ना, आपको लगा मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था अपने बच्चे के लिए, इसका कुछ अच्छा हो गया या अच्छी जगह पे एडमिशन हो गई या उसको जो मनपसंद का कॉलेज था, स्कूल था, वो मिल गया, एक पाथ पे बच्चा सेट हो गया, या आपका हाउसिंग लोन अप्रूव हो गया, आप एक CLP प्लान में फ्लैट लिया था उसका आपको मिल गया, नया घर ले लिया, नया गाड़ी ले लिया, आप एक प्रोजेक्ट सोच रहे थे मैनिफेस्ट करने के लिए, वो हो ही नहीं रहा था, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे ही तीसरा भाव आया, वो दशा आई, वो मैनिफेस्ट हो गया। आप ट्रांसफ़र सोच रहे थे कि मुझे यहाँ ट्रांसफ़र मिल जाए, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँ, वो जैसे ही तीसरे भाव की महादशा अंतरदशा आई, वो चीज़ ट्रिगर हो गई। तो तीसरा, चौथा और 5वां भाव के अंदर जो ग्रह बैठे उनकी दशा आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगी ही देगी, क्योंकि इन घरों को वो एक्टिवेट करती है और स्पेसिफिकली जिस भाव में वो बैठा है वो तो एक्टिवेट होगा। सो पहला, दूसरा और तीसरा इज योर लर्निंग कर्व, राइट, इन अ हार्ड वे और इन अ डिफिकल्ट वे। तीसरा, चौथा, 5वां कलयुग के घर हैं। यहाँ पर पराक्रम, घर, बच्चे, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका स्किल, आपकी एजुकेशन, ये पंचम भाव से देखी जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल तीसरे भाव से देखे जाते हैं। जैसे ही अंतरदशा में तीसरा भाव एक्टिव हुआ, आप देखेंगे आपके बहुत सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं लाइफ के अंदर। तीसरा भाव जो है सप्तम से नवम है, तो मैरिज की स्टार्टिंग, फिजिकल रिलेशनशिप्स की स्टार्टिंग, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, ये भी थर्ड भाव में देखे जाते हैं। मैरिज का भाग्य है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो दशाएं हैं, राइट, ये आपको कलयुग के अंदर
एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पॉजिटिविटी देती हैं। सर मान लीजिए आपने कहा कि बहुत अच्छी मैं इन्हें दशाएं मानता हूँ, अगर यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं 3rd 4th और 5th में, अगर वो वीक पोजीशन में हैं, नीच के बैठे हैं जी, बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट्स नहीं हैं, तो क्या फिर भी ये दशाएं अच्छा ही देंगी? देखिए मैंने आपको कहा कि उच्चतम नीचतम राजयोगम, मतलब एक ग्रह उच्च का हो चाहे नीच का हो वो राजयोग देगा जी। उच्च का जो ग्रह होगा ना वो साथ में प्योरिटी और एथिक्स लेकर आएगा। नीच का जो ग्रह होगा वो आपसे अनएथिकल काम करवाएगा। जब भी मैं किसी नीच के ग्रह के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भगवान कृष्ण और अर्जुन की याद आ जाती है कि जो कर्ण है उसके रथ का जो पहिया है वो खराब हो गया है और वो अपना पहिया फिक्स कर रहा है, नीचे बैठा है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मारो इसको, तीर मारो अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये हमारे युद्ध की नियति के खिलाफ है, हम उसको नहीं कर सकते, वो निहत्था है, वो अपना कर रहा, आई विल वेट। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में कोई प्रिंसिपल नहीं होता, मैं कहता हूँ इसको मारो। तो वो कर्ण जो है वो कर रहे हैं और अर्जुन ने तीर चलाया जी। और वो जो है वीरगति हो गई उनकी। तो टेक्निकली एक सिचुएशन जीत ली गई, लेकिन जो तरीका था उसमें कोई प्रोटोकॉल या धर्म नहीं था युद्ध में। इसी प्रकार जो नीच के ग्रह है, आप उनको ये मत समझिए कि वो कमजोर है। हाँ, षडबल में हो सकता है उसको नंबर कम मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो एक ऐसा ग्रह है जो आपको विजयी बनाएगा। लेकिन वो एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, यू आर नॉट सीइंग कि क्या सही है क्या गलत है, करना है तो करना है। वो एक नीच का ग्रह की एनर्जी जो है उसके साथ हमेशा रहती है। तो इसलिए वो नीच का है या उच्च का है, मान लीजिए आपको कोई मारक ग्रह ही है, राइट। मारक ग्रह का मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में दिया कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है आपको पैसा देने की। तो हो सकता है आपका कोई फंड, कोई पैसा, कोई शेयर में आपको पास ऐसा आ जाए पैसा जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे जाए, या आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाए, वहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी दे जाए। आप किसी ऐसे स्कूल में चले जाएं जहाँ पे आपका बहुत खर्चा हो आपके बच्चे का, लेकिन आपका सपना था कि उस स्कूल में हमारा बच्चा जाए, आप समझ रहे हैं, तो वो वहाँ पर उनके रिजल्ट आपको जीवन में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपके जीवन में तीसरे, चौथे और पांचवें को मैं कलयुग में अच्छा मानता हूँ, जहाँ पर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन अ हार्ड वे, दुख के साथ या सुख के साथ, परंतु सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलेगी। मतलब ये वाली दशाएं आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे इन अ हार्ड वे और इन अ गुड वे। यस, वो डिपेंडिंग अपॉन कि प्लैनेट किस तरह का है, क्या है। सर इसी प्रकार अगर 6th 7th 8th जो हमने तीसरा सेगमेंट बनाया था जी, अगर उनमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी दशा एक इंसान की लाइफ में चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वो क्या लेकर आती है? आप उन दशाओं को कैसा मानते हैं? देखिए, छठे, सातवें और आठवें भाव की दशा इनसिक्योरिटी और डर लेकर आती है, राइट। इसमें हो सकता है आप पराक्रम दिखाएं अपना, आप बहुत इनिशिएटिव्स लें अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा होता ही रहेगा जो आपको इनसिक्योरिटी और डर देगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा या आपके ऊपर डेफिनेटली छठा भाव, अगर कोई महादशानाथ छठा भाव में बैठा है, छठे भाव में, तो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, धमकियां, आपके सर्कल को रोक देना, इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, राइट। लेकिन इन सब चीज़ों का बाय प्रोडक्ट क्या है? इनसिक्योरिटी, फियर। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या आप किसी के साथ अरेंज मैरिज करते हैं, क्या आप 100% श्योर होते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है? आप किसी लड़की से, आप शादी से 2 दिन पहले पर्सनली उनकी आप कभी इंटरव्यू लेना, आई थिंक वो सबसे इनसिक्योर फील कर रही होंगी उस समय। या आप लव मैरिज में देख लीजिए, हाँ, सेम अप्लाइज, सेम, कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर एक नए घर में जा रहे हैं, धीरे धीरे वक्त लगते उनकी लाइफ में सिक्योरिटी आएगी। इसी प्रकार आपको अपने इन लॉज का, हिडन इवेंट्स का लाइफ के बिल्कुल भी नहीं पता होता। अष्टम भाव आपकी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो एसोसिएशंस आपको समाज देता है। जितनी भी सामाजिक एसोसिएशंस है ना,
Yes. वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव क्यों? क्योंकि वो 11वें से कौन सा भाव है? अष्टम भाव 10th। तो आपका समाज जहां पे काम करता है ना आपके लिए, वो आपका अष्टम भाव है, वेयर पीपल आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। Yeah. जो लोग आपको इनसिक्योर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो अष्टम भाव में बैठे होते हैं आपके, जो प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और आपको सडन सरप्राइजेस दे सकते हैं आपकी लाइफ में। अब आप सोचो, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो छठा भाव है, चाहे वो अष्टम भाव है, ये तीनों भावों में कोई ग्रह बैठा है, उसकी महादशा, अंतरदशा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, एक अजीब सा डर। अब आप लोग कहते हैं ना कि बृहस्पति 7th हाउस में है, हाँ, और वो मैरिज बहुत अच्छी देगा, बेनिफिट होगा, राइट। लेकिन आप देखो, जिनका सप्तमेश बृहस्पति है, या वो लॉर्ड है या बृहस्पति बैठा है, उनके जीवन में पर्सनल लेवल पे मैरिज को लेके इनसिक्योरिटी है कि मैं अगर इसके साथ शादी करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं मेरा जीवन कैसा होगा, पता नहीं वो इंसान मेरे साथ शादी करेगा भी कि नहीं करेगा। पर सर वो तो हर किसी के साथ होगा ना, आई गेस। व्हाई ओनली जुपिटर? यू सी, जुपिटर को ना लोग बहुत एक गलत एसोसिएशन में लेके गए। जुपिटर सबसे पहली बात विवाह का कारक ही नहीं है। विवाह का कारक शुक्र है। जुपिटर आपको दान, दया, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, नेम, फेम, विजडम ये देना चाहता है। लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी मेल या फीमेल का बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है और हम पूछने जाए कि इनकी शादी कब होगी, तो रेदर देन कि वो टाइमिंग ऑफ मैरिज को कैलकुलेट करें, जो कि हमारे पास कई सिद्धांत हमारे पास हैं, वो बोलेंगे आप जुपिटर को एक्टिवेट करिए, पुखराज डाल लीजिए, या आप गुरुवार के व्रत करिए। नो, जुपिटर कभी भी किसी को विवाह देने के लिए आतुर नहीं होते हैं। कहते हैं कि जुपिटर विवाह करवाता है। और सर लड़की की कुंडली में तो जुपिटर को ही हस्बैंड का कारक बिल्कुल मानते हैं। नहीं, जुपिटर पति है। अच्छा। लेकिन उस पति तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो जुपिटर के पास नहीं है, वो वीनस के पास, वो शुक्र के पास है। ये यहाँ पर एक बिगेस्ट मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिथ। आप लगन में बृहस्पति बैठा हो या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो, आपकी मैरिज डिले है। आप कितनी कुंडलियां देख लीजिए जहां पर बृहस्पति लगन में है या बृहस्पति सप्तम में है, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है या डिले है, अननेसेसरली डिले, क्योंकि बृहस्पति आपको इवॉल्व करना चाहता है। और आपका परिवार जो कह रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, कितना इवॉल्व हो गए, राइट, गेट मैरिड। और फिर वो बृहस्पति कैसे इंसान के साथ शादी कर लेगा जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज है, एंड देन वो इंसान सोचेगा मैं कहाँ फंस गया, फिर डिवोर्स एंड देन द सेकंड मैरिज विद द पर्सन जहां पर आपका मन लगता हो। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में देखने को बहुत अच्छा लगता है, बुध सप्तम भाव में देखने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे। आप ये देखिए, बुध छठे भाव में बैठे, बुध छठे भाव में अगर नैसर्गिक तौर पे मेष लगन की कुंडली हो तो उच्च के ग्रह माने, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देते हैं आपको, लेकिन इनसिक्योरिटी साथ लाएंगे अगर उनकी दशा चलेगी। एक अनवांटेड फियर, एक अनवांटेड इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार कोई भी बेनिफिक ग्रह या अच्छा ग्रह अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें आप गड्ढे में गिरते हैं, यू फॉल इन अ पिट, राइट। और जब आप मान लीजिए किसी गड्ढे में गिर गए, यू फेल इन अ पिट, आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है? डर। अब आगे क्या होगा? भय। और फिर इनसिक्योरिटी कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, जैसी कल इनकम थी वो आज होगी कि नहीं होगी, मेरी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे इन लॉज आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। तो टेक्निकली ये छठा, सातवां और अष्टम भाव की दशाएं डर और इनसिक्योरिटी पैदा करेंगी ही करेंगी, और ये पूरी की पूरी एनर्जी 7th हाउस से आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगन जो है वो 2nd और 12th हाउस को फीड कर रहा है, चौथा घर तीसरे और 5वें को फीड कर रहा है। इसी प्रकार सप्तम भाव
पंचम सॉरी छठे Sixth और eighth. और अष्टम को जो है फीड करता है, उनको एनर्जी देता है, उनको अपने साथ रखता है। Exactly. इसी प्रकार अगर हम अगला सेगमेंट सेगमेंट उठाते हैं जिसमें हम 9th 10th और 11th में जो प्लैनेट बैठे हैं जी। उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा की बात करते हैं, तो वो क्या कुछ लेकर आते हैं एक इंसान की लाइफ में। अब लोग हमारे पास आते हैं, बोल रहे हैं नवनीत सर लगन का स्वामी नवम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा भाग्य लेकर आया हूं। पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठा है, चतुर्थ का स्वामी नवम में बैठा है, दशम का स्वामी नवम में बैठा है। बोले गुरुदेव मुझे इतने एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, आपकी दशा आ गई, अब देखिएगा 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बताएं आप मुझे। दशम भाव युद्ध का स्थान है, इट्स वॉर जोन, इसीलिए उसे कर्म प्रोफेशन से जोड़ा। देखिए आप प्रोफेशन में आते हैं, एक युद्ध है, बिल्कुल कंपटीशन है, युद्ध है, और छठे से ये 5वां है। यस, तो इट इज द फ्यूचर ऑफ कंपटीशन, कि आप कंपटीशन जीत के आए, अब आप और बड़े कंपटीशन में हैं इन द 10th हाउस। 10th हाउस को हम मंगल के लिए उच्च का स्थान बोलते हैं, क्योंकि मंगल से पूछा जाता है कि आपने कितने दुश्मन मारे, और जितने दुश्मन मारे उतना बड़ा चक्र। अगर आपको परमवीर चक्र चाहिए तो उन्होंने अकेले लड़ते हुए 10 लोगों को मार गिराया, खुद को गोलियां लगी फिर भी आगे बढ़ते गए, और अंत में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इनको परमवीर चक्र दिया जाता है। मींस योर मेडल डिपेंड्स अपॉन कितने लोगों को आपने मारा और देश को प्रोटेक्ट किया। ये दशम भाव है, और दशम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दशम भाव 9वें और 11वें भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर ग्रह नवम, दशम या 11वें भाव में बैठा है, आपको युद्ध करवाएगा, आपको compete करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट एन ईजी दशा। आपको लगता है कि नवम और दशम और 11वें में दशा आ गई तो ये बहुत ईजी है, नहीं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए केतु बैठा है दशम में, तो ये आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। केतु जहां भी बैठा होता है आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आपका एक काम बिल्कुल बंद हो जाए और आप दूसरा काम शुरू करें, एक नई जंग, जो कि हम टीदिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, कि बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आपको शुरू करना पड़ेगा। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये दशाएं आपसे बहुत हार्डवर्क एक्सपेक्ट करती हैं। अगर आपको ये गलत फहमी है कि मेरा लग्नेश भाग्य में बैठा है या पंचमेश भाग्य में बैठा है तो मेरी ये दशा इजी है और मुझे सब कुछ मिलने वाला है, आपने जितना हार्डवर्क एक्सपेक्ट भी नहीं किया या पूरे जन्म में नहीं किया, उससे ज्यादा हार्डवर्क आपको भाग्य में बैठा हुआ ग्रह आपसे करवाएगा। 9th, 10th एंड 11th, क्योंकि उसको कलयुग के जो 4 पेटल्स हैं, जो मूलाधारा चक्र की 4 सुंदर सी दिखने वाली पत्तियां हैं, वो 10वां घर नवम और 11वें को एक्टिवेट करके पकड़ के बैठा, उसके आसपास की एनर्जी को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दशम भाव में जब तक आप हार्डवर्क नहीं करते हैं, जब तक आप एक वॉर जोन के एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं, तब तक आप जीत नहीं सकते। इसीलिए 10th में फाइट करना पड़ता है, और इसीलिए मंगल एग्जॉल्ट है, क्योंकि मंगल के जितना तो कोई नहीं लड़ सकता। और गुरु वहां पे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, वो केवल ज्ञान देना चाहते हैं, वो विजडम देना चाहते हैं, वो मंत्र देना चाहते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। इसीलिए जुपिटर 10th अच्छा नहीं मानते इतना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसका नेचर, एसओपी, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। आप अगर कोई ज्योतिषी है और अगर उसका 10th हाउस में जुपिटर आके बैठ जाए, या कोई बैंकर है या कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बहुत अच्छा कार्य करेंगे अपने जीवन में। ऐसा नहीं, अगर इवन नीच का बृहस्पति भी कैपेबिलिटी रखता है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी को ज्ञान दे दिया जाए, उसको बता दिया जाए, राइट। जिन लोगों को नहीं भी समझ में आना था उनको भी समझ में आएगा अगर एक गुरु की कुंडली में गुरु नीच है, क्योंकि उन्होंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज किसी ना किसी तरह से समझा ही देनी है जी। तो इसलिए नवम, दशम और एकादश आपसे बहुत हार्डवर्क करवाएंगे ये दशा। सर, जिस प्रकार आपने कहा कि हार्डवर्क तो करवाएंगे, लेकिन मान लीजिए ये हाउसेस किसी के बहुत स्ट्रांग हैं जी, तो क्या फिर भी थोड़ी चैलेंजिंग दशाएं होंगी? देखिए, अदर देन द हार्डवर्क चैलेंजेस तो आएंगे। विधि का विधान
तो होकर रहेगा, लेकिन आप ओवरकम कर पाएंगे। यू विल हैव स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि आपके सामने दुश्मन आके खड़ा हो गया और आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, फिर तो आप खत्म है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, उस ग्रह में दिग्बल है। अब दिग्बल जो है ना, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। शनि आ जाए सप्तम भाव में, उसके पास दिग्बल आ जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो शनि वहां पे फाइट करेगा, वो लड़ेगा और वो जीतने की कोशिश करेगा हर सर्कमस्टांसेस को, राइट। तो इसी प्रकार आप षडबल देखें। षडबल क्या है? 6 तरह के बल हमारे ज्योतिष में दिए गए, 6 लेयर ऑफ पावर्स टू द प्लैनेट। स्थान बल उच्च है, नीच है, मूल त्रिकोण है, स्वराशि का है, ठीक है, वो पहला कैटेगरी है। उससे आपके ग्रह को बल मिलता है कि उसको अगर उच्च है तो डेफिनेटली रूपाओं में देखा जाता है, षष्ठांश में देखा जाता है। तो वो कितने उसको षष्ठांश मिले, कितनी रूपाएं उसको मिल गई हैं, जैसे 1 रूपा 60 षष्ठांश की, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, राइट। तो स्थान बल बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ग्रह का कि वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आएगा। अगला जो बल है षड बल के अंदर, वो जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा बल, कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे शुक्र और चंद्रमा की चतुर्थ भाव में दिग्बल होता है, पोजीशन के हिसाब से जो दिग्बल है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। शनि का जो दिग्बल है वो सप्तम में है, गुरु और बुध का जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है लगन में है। तो इसी प्रकार ये बल दिए गए हैं। दिग्बल के बाद काल बल। काल बल में कि जो आपका जन्म जो है वो किस समय में हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, आधी रात को, एकदम सुबह, अर्ली मॉर्निंग, डॉन के समय में हुआ है, कृष्ण पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है, उत्तरायण में हुआ है, दक्षिणायन में हुआ है। ये सब चीज़ों से बल दिए गए हैं। आपका ग्रह जो है वो मेल साइन में है या फीमेल साइन में, वो स्थान बल में देखा जाता है। तो ये आपका जो है काल बल हो गया, दिग्बल हो गया, स्थान बल हो गया, चेष्टा बल, राइट। चेष्टा बल भी 8 प्रकार के हैं कि किस अतिचारी मोशन है उसकी, या किस तरह का रेट्रोग्रेड है, या लीनियर मोशन में है ग्रह। तो 8 प्रकार के हमारे जो कहीं ना कहीं पर चेष्टा बल भी दिए गए। फिर नैसर्गिक बल कि नेचुरल स्ट्रेंथ, जैसे सूर्य के पास सबसे ज़्यादा बेसिक नेचुरल स्ट्रेंथ दी गई है, शनि को सबसे कम नेचुरल स्ट्रेंथ दी गई है। तो वो हमें जो है उसको देखना होता है कि आपका जो है। और लास्ट में हम देते हैं दृष्टि बल कि आप इस ग्रह के ऊपर कितनियां दृष्टि, उसके मित्रों की दृष्टि है, पॉजिटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है या नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक राइट साइड पे नीचे एक बार दी जाती है जिसमें लिखा होता है षड बल। ये 6 प्रकार के बलों को अप्लाई करके ग्रह का बल निकाला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फेवरेबल प्लैनेट है जिसके पास बल है, नो। उसका मतलब ये है कि वो बलशाली है। वो बलशाली फेवरेबल ग्रह भी हो सकता है और नॉन फेवरेबल भी हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस कि अगर वो नॉन फेवरेबल है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेकर आएगा। यस, आप समझिए इस चीज को। तो इसलिए जो है आपको, आपका जो सवाल था कि वो एक अच्छा पावरफुल ग्रह है, तो उसको आप देख के एक्साइट नहीं हो सकते। आपको देखना है कि वो आपकी फेवर में है कि नहीं। अगर वो फेवर में है तो डेफिनेटली उस दशा को आसान बनाएगा। लेकिन विधि का विधान, चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी, डर, ये आएगा लाइफ में। सर, ऑल्दो ऐसे बहुत से कैलकुलेशंस होंगे जिनसे हम ये देखेंगे कि फेवर में है या नहीं कोई प्लैनेट, बट अगर जो भी मेरे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पे हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात की है, तो अगर सिंपल टर्म्स में कोई समझना चाहे कि मेरा ये प्लैनेट मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, तो वो कैसे जानेगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी आपके लगन के साथ कैसा संबंध है। लगन आप है, आपकी इंटेलिजेंस है, क्या वो आपके लगन का मित्र है? क्या उसको केंद्र और त्रिकोण की लॉर्डशिप्स मिली हैं? अगर वो मिली हैं, केंद्र की हो या त्रिकोण की हो या दोनों की हो, और वो आपके लग्नेश का मित्र हो, तो फेवरेबल है। फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप, राइट। क्योंकि लग्नेश जो है वो प्राइम मिनिस्टर है जी, और वो अपनी सरकार बनाएगा सभी ग्रहों से। तो उसको आपको ये देखना है कि ये ग्रह आपके प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में आता है कि नहीं आता है। सर, ऐसा कहते हैं कि हम ना
प्लैनेट्स और दशाओं के वश में है कि जो दशाएं हमसे करवाती हैं ऑटोमेटिकली लाइफ में हो जाता है। बट फिर तो ये काफ़ी बोरिंग सी स्क्रिप्ट हो गई कि एक दशा और एक प्लैनेट हमसे कुछ करवा रही है, स्क्रिप्टेड है हमारी कुंडली। क्या भगवान ये नहीं देखना चाहता कि ये सोल अपनी फ्री विल से क्या करेगी? क्या फ्री विल का कोई रोल नहीं है फिर? बहुत ही अच्छा सवाल रंगोली जी। देखिए, इसमें इस फ्री विल को समझने के लिए हमें कर्मों को समझना होगा, कर्म जी। थ्योरी को समझना होगा। वैसे तो 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, लेकिन 3 प्रकार के जो कर्म है ना, जो प्रेजेंट क्रियामान हम कर रहे हैं, वो चलो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन 3 प्रकार के आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। एक है दृढ़ कर्म, एक है अदृढ़ कर्म, एक है दृढ़ अदृढ़ कर्म। जी। इन्हीं तीनों कर्मों से मुनि पराशर को मोटिवेशन मिली और उन्होंने राशियों को भी इन्हीं कैटेगरी में रखा। दृढ़ राशियां, अदृढ़ राशियां, दृढ़ अदृढ़ राशि, जैसे मूवेबल साइन, यस। फिक्स्ड साइन और ड्यूल साइन। यस। बहुत ही इजी तरीका आपको इस चीज को समझने का। अगर आपकी महादशा मूवेबल साइन में बैठे हुए ग्रह की है, अब मूवेबल साइन जो कि अदृढ़ है वो कौन कौन से हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। 1, 4, 7 7 10 राशियां। यहां पर बैठे हुए ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आपको फ्री विल देगी, क्योंकि आपके प्रारब्ध के जो कर्म थे ना वो दृढ़ नहीं थे। आपने कुछ कर्म किया लेकिन इतना बड़ा कर्म नहीं कर दिया कि किसी को जीवन में उसको रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। दृढ़ कर्म मतलब आपने किसी को इतना तंग किया कि उसकी मृत्यु ही हो गई, उसने सुसाइड कर ली, वो खत्म ही हो गया इंसान, उसका बिजनेस ही खत्म हो गया। वो दृढ़ कर्म बन गया कि उसका मतलब पशुपतिनाथ भगवान भी हिल गए कि ये क्या कर रहा है जातक, इतना दृढ़ कर्म। मान लीजिए हिटलर थे, उन्होंने गैस चैम्बर्स में इतने लोगों को भेज दिया, तो इतना बड़ा दृढ़ कर्म है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो उनकी जो राशियां हैं वो 2, 5, 8 और 11 हैं, राइट? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अगर आपका ग्रह इन राशियों के बीच में बैठा हुआ है तो ट्रस्ट मी, उस महादशा या अंतरदशा में आपको मिनिमलिस्टिक फ्री विल है। जो अच्छा या बुरा आपके जीवन में हो रहा है वो आपका दृढ़ अच्छा या बुरा कर्म है, जो आपने पूर्व जन्म में किया था, उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपको कोई कंट्रोल नहीं है उसमें आपके जीवन के। आप सिर्फ एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन को, अच्छा या बुरा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं करा, इसको सब कुछ मिल रहा है, अचानक से ये हो गया, सब कुछ हुआ। वो एक दृढ़ राशि में एक ऐसा कर्म एक्टिवेट हुआ जो आपने बहुत अच्छा किया और आपको वो समय निकलता गया। अदृढ़ में अगर खराब कर्म है तो यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर, कि आपकी बुरी हालत हो गई, आप हजारों पंडितों के पास गए, आपने लाखों मंत्र किए, लेकिन विधि का विधान होकर रहा, कुछ नहीं कर सके आप उसमें, यू वर ओनली स्पेक्टेटर। मान लीजिए ये राहु बैठे हैं और किसी दृढ़ साइन में 2, 5, 8, 11 में, 6 में या लगन में या 12वें में एक ऐसी स्थिति में आके बैठ जाए जो नुकसान कर रही है आपकी कुंडली में, आपकी हेल्थ को खराब कर रही, आप चक्कर लगाते रहेंगे डॉक्टरों के, आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका दृढ़ कर्म है। उससे निकलने के लिए कई लाखों गायत्री मंत्र, कई गौ दान, जो कि कर्म विपाक संहिता में लिखे गए हैं, भगवान शिव ने लिखा उनको, माँ पार्वती को समझाया, तो वो आपको करने पड़ेंगे, वो भी एक ब्रह्म ज्ञानी पंडित के द्वारा, अदरवाइज वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर आर हाई चांसेस कि आपको वो ब्रह्म ज्ञानी पंडित भी मिल जाए इस दशा में, राइट? इसी प्रकार अगर दृढ़ अदृढ़ जो राशियां हैं 3, 6, 9 और 12, ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देती हैं। आपको फ्री विल तो देंगी, आप हार्डवर्क कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पर विधि का विधान भी साथ साथ चलेगा जी। तो इस प्रकार हम महादशा अंतरदशा, ऐसा भी हो सकता है कि महादशा फिक्स्ड साइन की है और अंतरदशा में मूवेबल साइन में से ग्रह आ जाए, तो वो आपको फ्री विल देगा उस समय के लिए। और लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ में से किसका षड्बल ज्यादा है।
यानी कि दोनों में से कौन बलवान है, जी, हु इज मोर पावरफुल। अगर मान लीजिए महादशा नाथ का षटबल कम है और अंतरदशा नाथ का जो षटबल है वो बहुत ज्यादा है, तो अंतरदशा नाथ डोमिनेट करेगा। बिल्कुल। तो जिस राशि में वो है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे फ्री विल होगी या यहाँ पे पहले सिर्फ तो आप हमने ये spectator डिसाइड होंगे। कर लिया, मान लीजिए महादशा नाथ फिक्स्ड साइन में है और अंतरदशा मूवेबल में है। अब मूवेबल साइन मतलब फ्री विल एक्टिवेट होगी, या लेकिन महादशा नाथ का षटबल अंतरदशा नाथ से कहीं ज्यादा है, तो इवन दो वो फ्री विल देने आया लेकिन दे नहीं पाएगा, क्योंकि महादशा नाथ का षटबल कहीं ज्यादा है, कहीं स्ट्रांग है उससे। ये जी। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इसी प्रकार षटबल का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है? यही एप्लीकेशन है कि आप ग्रहों का बल देखें और फिर आप रूल आउट करें कि यहाँ पर महादशा नाथ अच्छे रिजल्ट दे रहा है या अंतरदशा नाथ। लोग कहते हैं हमारी अंतरदशा इतनी अच्छी चल रही है और लेकिन रिजल्ट ही नहीं है हमारे पास। उसका जवाब षटबल के पास है कि आपके ग्रह के पास बल ही नहीं है अच्छा रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि जो खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह है वो बली है, उसके पास बहुत पावर है। तो ये एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन है षटबल की। वाह, आई एम श्योर कि इस तरीके से मेरे व्यूअर्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि दृढ़ राशि में है, अदृढ़ राशि में है, वो भी इतना इम्पैक्ट करता है। आज हमने बहुत ही एक लेंस के साथ दशाओं को समझा सर, आई वुड से बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड डेफिनेटली जब आप ये सब बता रहे थे तो मैं मेरे कैलकुलेशंस भी कर रही थी कि मेरा प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है। आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्या आपने इन रूल्स को अप्लाई किया और ये जाना कि क्या ये समय अच्छा होगा या थोड़ा चैलेंजिंग होगा। देखिए, कोई भी प्लैनेट, कोई भी दशा आपको डराने के लिए नहीं आती है और इस पॉडकास्ट का इंटेंशन भी ये नहीं था, बस आप तक वो राइट नॉलेज पहुंचाना था। एंड आई एम श्योर कि आप भी ये समझेंगे कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी राशि हमें इतना कंट्रोल नहीं करती है। एक फ्री विल भी है हमारे पास जो हमारे कर्मों से हम काफ़ी कुछ हमारे चार्ट में बदल सकती है। एंड आई एम श्योर कि आप भी बदलेंगे। अगर कुछ चैलेंजिंग है, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी अवेयर कीजिए दशा सिस्टम के बारे में कि कैसे उनकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दशाओं की वजह से हो सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम नवनीत सर के साथ और कौन से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।